डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री क्लास 12 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026। कुछ मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ पीवाई, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पलर, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में फीडबैक जरूर दे देना। सबसे पहला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, ये 3D सीरीज जो आपकी है उसके एलिमेंट्स लिखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? जो दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन। दूसरों का रिडक्शन कौन करेगा? जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। यानी कि कौन सा एलिमेंट 3D सीरीज में ऐसा है जो अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बट वहां से वो ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला है, खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। तो देखो भाई साहब, पहले वाले का आंसर यहां पे होगा क्रोमियम। देखो क्यों होगा क्रोमियम, समझना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 24। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है इसकी? आर्गन, है ना, आर्गन। और उसके बाद 3D में जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एस में 1, यही होती है बिल्कुल। अब यहां पर बोला जाए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो क्रोमियम को अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? आर्गन, ठीक है, 3D 4s। एक एस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक ही है, और डी से दूसरा निकल जाएगा तो डी में बचेंगे 4। और भाई साहब मैं कह रहा हूं ये जो आपका Cr+2 है ना, ये बहुत उतावला है ऑक्सीडाइज करने के लिए, ये खुद का ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला है। कह रहा है डी से एक इलेक्ट्रॉन और मेरा निकाल दो। भाई साहब क्यों इतना उतावला है? खुद का ऑक्सीडेशन कराने के लिए और दूसरों का रिडक्शन करने के लिए। देखो होगा क्या, ये जो क्रोमियम है ना, जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो यहां पर बचेगा तुम्हारे पास 3D3 बचेगा ना। और ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में आपने पढ़ रखा होगा, ये है तुम्हारा हाफ फिल्ड T2Z ऑर्बिटल, बिल्कुल हाफ फिल्ड T2Z ऑर्बिटल, और ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो भैया क्रोमियम है तुम्हारा ऐसा जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा उतावला होता है खुद का ऑक्सीडेशन करने के लिए और दूसरों का रिडक्शन करने के लिए। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा भैया तुम्हारा क्रोमियम। क्रोमियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, और रीजन मैंने यहां पर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, Zn+2 सॉल्ट्स आर कलरलेस। कलरलेस क्यों होते हैं Zn2+ सॉल्ट्स? भैया क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, जिसकी वजह से डी ट्रांजिशन यहां पे पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये भैया कलरलेस होते हैं। बोलो जी, दोनों का एग्जांपल देख लेना, वो लिखा हुआ है जो, ठीक है, वही बात लिखेगी जो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, E0 फॉर Mn3+2 Mn2 पॉजिटिव कपल इज मोर पॉजिटिव। मतलब भैया ये बोला जा रहा है जो E0 की वैल्यू है तुम्हारी Mn3+ से Mn2+, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू Cr3+2 Cr2+। क्यों भैया ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है? पॉजिटिव इसलिए है कि जो तुम्हारा मैंगनीज है ना, वो +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए उतावला है, खुशी खुशी जाना चाहता है। और क्यों जाना चाहता होगा? क्योंकि पक्का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। समझना जरा, तुम्हारा जो मैंगनीज होता है ना Mn, एटॉमिक नंबर होता है जी 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? आर्गन 3D5 और 4s में 2, ये होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा मैंगनीज जो है सोचो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे, एक डी से चला जाएगा, डी में बचेंगे 4। तो ये जो +3 वाला है ना, सोचो भैया डी में 5 डब्बे होते हैं, डी में 4 है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए डी में तो भैया हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये जो Mn+3 है ये +2 में जाना चाहता है, उतावला है, खुशी खुशी जाना चाहता है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसकी डी ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ये तो 3+ से 2+ में जाना चाहता है। वही तुम्हारा जो Cr3 पॉजिटिव है उसकी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा क्रोमियम, देखो जो तुम्हारा E0 क्रोमियम के लिए, देखो समझना, क्रोमियम मतलब 3+ से 2+ में नहीं जाना चाहता, इसलिए इसकी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो बात को, जैसे कि तुम्हारा क्रोमियम होता है ना 24, अभी बताया था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आर्गन 3D5 और 4s में तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब क्रोमियम मान लो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो तुम्हें पता ही है 3 में लगाओ जी, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा, 2 डी से निकल जाएगा, तो 3D3। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम तो काफी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाफ फिल्ड
T2G ऑर्बिटल है 3D3, समझ रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती है नोट की, क्योंकि ये 3+ से 2+ में नहीं जाना चाहता, कहता हम तो खुश हैं। वही मैग्नीज जाना चाहता है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। समझ गए जी, बिल्कुल। अगला देखो पार्ट, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस, ये कलरलेस है, जबकि टाइटेनियम 3+ तुम्हारा कलर्ड है को सोल्यूशन में था। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम 3+ के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, जबकि इसके पास टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के पास आई थिंक एक कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी वजह से ये कलर्ड है। ठीक है, तो देखो वही लिखा है, पहले वाले का आप पढ़ लेना, वही चीज लिखी है, मैंने आपको समझा दी। और यहाँ पर देखो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव जो है इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ट्रांजिशन के लिए, इसलिए कलरलेस है। वही टाइटेनियम 3 पॉजिटिव देखो है Ti3 पॉजिटिव, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिससे कि डी ट्रांजिशन हो जाएगा और ये कलर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया जो एक्टिनॉइड्स हैं ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे जो सेल्स होती हैं 5F 6D 7S, इनके बीच में गैप काफी कम होता है, इसलिए भैया इलेक्ट्रॉन इन तीनों से ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो एक से गया, दूसरे से गया, तीसरे से गया, समझ रहे हैं, ऐसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इसलिए देखने को मिलती हैं। कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यही रीजन होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन आते हैं भैया रिएक्शन से, और यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है भैया ये कैसे होगा। ठीक है, एक तो तुम्हारा यहाँ पे ये MnO4- का आता है, एक Cr2O7 2- का आता है। तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, मैं तुम्हें प्रॉपर समझा दे रहा हूं यहाँ पे, समझ लेना। चलिए जी, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं साथ में। ठीक है जी, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं साथ में। देखो यहाँ पर प्रॉपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूं, ठीक है, समझ लेना। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा बट समझा दे रहा हूं पूरा ये, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है, पिछले साल भी आया था। ठीक है, तुम्हारा है MnO4-, ठीक है, और यहाँ पर H2 है, मतलब न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो जो तुम्हारा MnO4- है, जब न्यूट्रल मीडियम होता है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो MnO4- की कितनी है, यहां पे है +7, +7 से ये चला जाता है किसमें, +2 में, Mn+4 से +2 में चला जाता है, ये कुछ ऐसे होता है MnO2। ठीक है भाई साहब, ओके। अब इसको तुम्हें करना है बैलेंस, तो बैलेंस कैसे करोगे भाई साहब? देखो यहां पर Mn दोनों जगह सेम है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, इधर पे ऑक्सीजन 2 है, न्यूट्रल मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन कम है, 2 ऑक्सीजन कम है कि नहीं? तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई साहब, जितने ऑक्सीजन कम है, जितने ऑक्सीजन कम है इधर साइड, उसके दोगुने हम यहां पर OH- ऐड कर देंगे, OH- आइंस। ठीक है, और जितने OH- आइंस ऐड करें उसके आधे यहां पर हम H2O ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब यहां पर चार्ज बैलेंस करो भाई साहब। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो MnO4-, यहां पे -1 चार्ज है इधर साइड, और राइट हैंड साइड में देखो जरा, यहां पे 4 OH- है, यहां पे -4 चार्ज है, तो यहां पे भी हमें -4 बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब यहां पे भी -4 हो गया, इधर साइड भी -4। इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया। उसके बाद यहां पर क्या दिया गया था फर्स्ट वाले में, H2O3 2-, तो इसको ऑक्सीडाइज करके, है ना, कैसे होगा यहां पर, तो H2O3, ये तुम्हें बंसवाट लेक्चर देख लेना, D&F का अगर नहीं देखा है, अच्छे से सबको समझाया है। H2O3 जो होता है ना, ये SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले सल्फर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर है 2, राइट हैंड साइड में एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है भाई साहब, ओके। अब ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2SO4 2- है ना, तो यहां पर राइट हैंड साइड में है टोटल 8 ऑक्सीजन, और इधर है 3, है ना। डिफरेंस कितने का आया भाई साहब, डिफरेंस आया 5 का, डिफरेंस आया 5 का। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऑक्सीजन कम है, तो उसको दोगुने, यानी कि 5 का 2x कितना हो गया, 10 OH- ऐड कर देंगे, और उसका हाफ इधर साइड हम अपोजिट साइड H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरे ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस कर लिए, हो गया। अब इन दोनों को कर दो भाई साहब तुम ऐड। ठीक है, इन दोनों को कर दो तुम ऐड। अब ऐड करने के लिए दोनों साइड आओ, सॉरी चार्ज भी तो हमें यहाँ पे बैलेंस करना था, चार्ज तो हमने किया ही नहीं बैलेंस। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, 10 OH- है ना, तो 10 -10 चार्ज है, और राइट हैंड साइड में देखो 2- चार्ज है इस पे, बट ये है 2, तो इस पे 4- है। कितने का डिफरेंस है भाई साहब, 6 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में 10 चार्ज है, और इधर पे -4 है, तो इधर पे राइट हैंड साइड में हम देखो, हमसे यहां पर थोड़ी सी गलती होगी जल्दबाजी में, H2O3 2- था, यहां पर H2O3
2 माइनस, तो इस पर 2 माइनस चार्ज और लगेगा। H2O3 2 माइनस था, देखो हम 2 माइनस चार्ज लगाना भूल गए थे। अब चार्ज को सही से कैलकुलेट करो। 10OH माइनस -10 चार्ज है और इस पे -2 चार्ज है, तो इधर पे हो गया कितना -12 चार्ज, और इधर साइड कितना है केवल 4 है। ठीक है, मतलब 8 और चार्ज चाहिए हमें। राइट हैंड साइड में -8 चार्ज कम है, तो इधर पे हम 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब भैया चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहे थे, उसके चक्कर में हुआ था थोड़ा सा मिस्टेक। अब दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉन है 3, नीचे है 8, हमें इक्वल करने हैं, तो ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हो जाएंगे 8 3 जा 24, यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, नीचे देखो 3 8 जा 24, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पर 8 से पूरे को मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 MnO4 माइनस, प्लस ये आ जाएगा 3 H2O3 2 माइनस। ठीक है, 8 2 जा 16 H2O और इधर है तुम्हारे 15, तो एक H2O बचेगा तुम्हारा यहाँ से, समझ लो। ये है तुम्हारे, ये यहाँ पे हो गए 8 2 जा 16 H2O और इधर देखो 3 5 जा 15 H2O, तो 16 माइनस 15 एक बचा H2O, तो प्लस H2O हो जाएगा। इधर साइड आओ, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे MnO2 में, तो आ जाएगा 8 MnO2। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 SO4 2 माइनस। ठीक है, प्लस देखो 8 2 जा 16 OH माइनस, और इधर 3 10 जा 13 30, ऊपर गया 8 4 जा 32 और नीचे 3 10 जा 30, तो 32 माइनस 30 कितने बचे, 2 बचे, तो इधर आ जाएगा 2 OH माइनस। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें दोनों को ऐड करना था। पहला पार्ट हमारा हो गया, तो MnO4 माइनस वाली कोई भी रिएक्शन आएगी इस तरीके से तुम उसको कर लेना सॉल्व। वन शॉट लेक्चर जरूर देख लेना, थोड़ा तो उसमें बेसिक्स है, समझ रहे हो। जैसे H2O3 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2 माइनस में, बाकी तो बैलेंसिंग मैंने आपको बता दी प्रॉपर यहाँ पे। अगला पार्ट देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में है Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, इस बार है इसमें देखो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है मतलब एसिडिक मीडियम है, समझ रहे हो, एसिडिक मीडियम है। ठीक है साहब, ओके। तो तुम्हारा जो Cr2O7 2 माइनस जो ये है, ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है Cr3 पॉजिटिव में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्रोमियम की, तो +6 आएगी आई थिंक, यहाँ पे +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको तुम बैलेंस कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 Cr है, इधर एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कर दिया बिल्कुल। अब ऑक्सीजन की तरफ जाओ, देखो ध्यान रखना पहले वाले में एसिडिक मीडियम में नहीं था, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे देख लो भाई, यही बस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, आगे के जल्दी करेंगे फिर हम। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 7, राइट हैंड साइड में तो है ही नहीं ऑक्सीजन एक भी, मतलब 7 ऑक्सीजन कम है राइट हैंड साइड में। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जिधर साइड ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर 7 ऑक्सीजन ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कम है, तो इधर पे हम उसके 2 टाइम्स, जिधर साइड ऑक्सीजन ज्यादा है उधर साइड हम 2 टाइम्स, जितने ज्यादा है उससे 2 टाइम्स हम H प्लस आयंस ऐड करेंगे, और जिधर साइड कम है उधर हम H2O ऐड कर देंगे, उतने जितने कम है। कितने कम थे यहाँ पर, एक सेकंड, हमने क्या कर दिया यहाँ पर 7 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक भी नहीं है ऑक्सीजन, तो इधर साइड 7 ज्यादा है, तो 7 का 2 टाइम्स हो गया 14 H प्लस हमने ऐड कर दिया इधर। और राइट हैंड साइड में जहां पर ऑक्सीजन कम है 7, यहां पर हम 7 H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पर चार्ज बैलेंस करना है हमें, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर 14 पॉजिटिव चार्ज है, 2 माइनस है, 14 माइनस 12, यहाँ पर 12 माइनस 12 चार्ज है, और राइट हैंड साइड में देखो 2 3 जा 6 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, फिर से हल्की सी गलती कर दी, पॉजिटिव का 12 होगा यहाँ पर। ठीक है, +12 चार्ज होगा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने माइनस लिख दिया था गलती से। ठीक है, यहाँ पर +12 चार्ज है, इधर 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो +12 को हमें 6 प्लस बनाना है, तो इधर पे तुम क्या करोगे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, तो 12 में से 6 चार्ज माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 6, दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए हल्की सी कैलकुलेशन जल्दबाजी में गलती हो रही है, और क्या गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है इसके चक्कर में। चलिए जी, यहाँ पे था कौन तुम्हारा H2S, तो तुम्हारा जो H2S है ये सल्फर में टूट जाता है यहाँ पर, तो H2S तुम्हारा होता है एसिडिक मीडियम में, ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो इसका बैलेंसिंग बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में एक भी नहीं है, तो इधर 2
H प्लस हम ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी देखो सब बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह है नहीं। लेकिन चार्ज देखो राइट हैंड साइड में +2 चार्ज है, समझ रहे हो, और इधर तो 0 चार्ज है। तो +2 को हमें खत्म करना है इधर साइड, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो +2 -2 खत्म चार्ज, दोनों साइड बैलेंस हो गया। दोनों को अब ऐड कर देंगे हम। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड सेम होने चाहिए, ऊपर है 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे है 2, तो सिर्फ नीचे वाले को तुम करो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कट जाएंगे, ठीक है। बाकी बस हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस H2S लिख लो पहले, या 3H2S ही पहले लिख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया ना, ये जो 3S को हमने मल्टीप्लाई किया ना इसे H2S से, बिल्कुल। प्लस अब देखो ऊपर है 14H प्लस और नीचे है 3 2 जा 6H प्लस, तो 14 में से आप 6 माइनस करो, कितने बचेंगे? 14 में से 6 माइनस करो तो तुम्हारे बचेंगे 8, तो H प्लस कितने बचे? 8H प्लस बचे तुम्हारे, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई करो S में, तो ये आ जाएगा 3S प्लस ऊपर 2 Cr 3 पॉजिटिव, ठीक है। और ऊपर 7H2O था तो वो भी आ गया यहाँ पर। इस तरीके से दोनों को ऐड करना है, ठीक है। कोई गलती हुई हो जल्दबाजी में ऐड वगैरह करने में तो भाई देख लेना आप, ठीक है। तरीका यही होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट तुम्हारा देखो सेम है, ठीक है। MnO4- वाला अभी मैंने आपको बताया था कैसे क्या है, ठीक है। एसिडिक मीडियम है MnO4, इस बार किसमें है? एसिडिक मीडियम है, क्योंकि H प्लस है। पहले किसमें था भाई? पहले तो न्यूट्रल था, या बेसिक बोल लो, H2O था इधर पे, समझ गए। तो इस बार जो तुम्हारा MnO4 है, MnO4 माइनस जो है इस बार ये है तुम्हारा एसिडिक मीडियम में। किसमें है भाई? तब एसिडिक मीडियम में है। तो जब एसिडिक मीडियम में होता है तुम्हारा Mn, तो वो +7 से चला जाता है किसमें? +2 में। किसमें चला जाता है? +2 में। और जब वो एल्कलाइन या वो उसमें न्यूट्रल मीडियम में होता है तब किसमें जाता है? तब जाता है भाई साहब +7 से +4 में। ध्यान रखेंगे इस बात को। पहले शायद मैंने गलत तो नहीं बोल दिया था जल्दबाजी में, देख लेना। पहले वाले में तुम्हारा बेसिक मीडियम में था, बेसिक मीडियम में +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ठीक है। और तुम्हारा एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाता है। अब इसको बैलेंस कर लो भाई साहब। लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में तो है ही नहीं। तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं? जिधर साइड ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं उसके 2 टाइम्स H प्लस ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन ज्यादा है ना, राइट हैंड साइड में है ही नहीं, एक भी 4 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो 8 H प्लस ऐड कर दिए और उसके आधे हम H2O राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। चार्ज बैलेंस कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज देखो, इस पे कितना है? -1 चार्ज है, इस पे कितना है? 8H पॉजिटिव, यानी कि 8 प्लस चार्ज है। कितना आ गया? +7 चार्ज आ गया। राइट हैंड साइड में चार्ज देखो कितना है? इधर तो +2 चार्ज है, तो +7 को हमें +2 बनाना है। कैसे बना सकते हैं भाई साहब बताओ? है अगर हम -5 चार्ज ऐड कर दें तो 7 - 5 हो जाएगा, बचेगा कितना? +2। तो -5 चार्ज ऐड करना ना, यस। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो यहाँ पे, हो गया भाई चार्ज बैलेंस। इस तरीके से होएगा। अब इधर देखो यहाँ पे आयरन है तुम्हारा Fe2+, तो ये तो पता ही है ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाता है तुम्हारा Fe3 पॉजिटिव में। अब Fe दोनों साइड सेम है, बस चार्ज अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में 3+ चार्ज है। तो 3+ को 2+ बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो इसमें, हो गया। अब दोनों को तुम ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड सेम होने चाहिए, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 5 है, तो नीचे वाले को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे भी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऊपर भी कट जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लिख लो भैया, बस हो गया। MnO4 माइनस प्लस ये लिख ला 8H पॉजिटिव, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5Fe2+ हो जाएगा, 5Fe2 पॉजिटिव। अब ये आ जाओ इधर Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, और 4H2O। ये तुम्हारा बिल्कुल आसान है, 4H2 हो जाएगा और ये 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2O ऐड कर लो इस तरीके से, खत्म। ये रिएक्शंस भाई साहब तुम जरूर देख लेना सही तरीके से। यहां से क्वेश्चन देखो फिक्स है, आते ही आता है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जी, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का है। क्या बोला जा रहा है यहां पर? द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यानी कि लाइक लोएस्ट ऑक्साइड लाइक +1 +2 +3, ठीक है। ये बेसिक होती है, लोएस्ट ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल की बेसिक होती है, हाईएस्ट एसिडिक होती है। बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब है ये यहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और एसिडिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को यहां पर ये एक्सेप्ट करते हैं।
मतलब समझ रहे हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे, लोअर ऑक्साइड पर, लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो डोनेट कर देते हैं, इसलिए बेसिक होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या होता है, हायर मतलब समझ रहे हो, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही चुका है, काफी सारे छोड़ चुका है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए, नहीं है, लेकिन ले तो सकता है, इसलिए एसिडिक होता है। मतलब सीधी सी बात है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो ट्रांजिशन मेटल तुम्हारा बेसिक होता है, क्योंकि उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए, डोनेट करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, वो एसिडिक होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डोनेट कर चुका है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये रीजन होता है। अगले में क्या था, क्रोमियम तुम्हारा हार्ड मेटल होता है, जबकि मरकरी तुम्हारा लिक्विड होता है। देखो क्रोमियम हार्ड इसलिए होता है क्योंकि क्रोमियम के पास होंगे भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जबकि तुम्हारा मरकरी है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पर मेटलिक बॉन्डिंग होगी नहीं, इसलिए वो लिक्विड है, ठीक है। थर्ड में बोला गया आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जो जनरली 3D सीरीज की वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है एटॉमिक नंबर बढ़ने से, सीधी सी बात है भैया, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात है, और 3D की आपकी पुअर शील्डिंग होती है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो शील्डिंग इंप्रूव होती जाती है। वन शॉट लगता देख लेना, समझाया हुआ था। तो पहले बारे में वही लिखा है, इन द केस ऑफ लोअर ऑक्साइड ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल द मेटल हैज सम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए बिहेव करता है एज अ बेस लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है जो वो डोनेट कर सके, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एज अ एसिड बिहेव करता है। पढ़ लेना, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। आयोनाइजेशन का देख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इन द 3D सीरीज विच इंक्लूड स्कैंडियम टू जिंक डज नॉट शो, वो तो ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू फिलिंग ऑफ द 3D सबसेल एज वी मूव अक्रॉस द सीरीज द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फिर वो काउंटर्ड होने लगता है किससे, सील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D सबसेल, ठीक है, वही सारी बात लिखी गई है। 2023 का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे कैन एडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। अब अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों शो कर सकते हैं, वो अभी आगे वो भी क्वेश्चन आएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला रीजन ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एडॉप्ट कर सकते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दूसरा, इनके पास बैकएंड डी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो बैकएंड डी ऑर्बिटल्स में जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो आके बैठ सकते हैं, दूसरा रीजन ये होता है। और तीसरा रीजन, चार्ज इस पे थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लेना, दे देखो। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्मॉल साइज होता है, हाईली चार्ज मेटल्स होते हैं और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें कि पेयर ऑफ लिगेंड्स आके बैठ सकते हैं, ठीक है। अगला क्या था, E0Mn2 पॉजिटिव टू Mn वैल्यू फॉर मैंगनीज इज हाईली नेगेटिव। मतलब नेगेटिव क्यों है, समझो जरा, जो E0 की वैल्यू है Mn2 पॉजिटिव टू Mn, ये भैया बहुत ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव का मतलब है 2+ से 0 पे नहीं जाना चाहता मैंगनीज। क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव में क्या होगा, Mn2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगी तुम्हारी 3d5 4s0, यहां पर d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, समझ रहे हो, ये स्टेबल है। कह रहा है भैया एस में इलेक्ट्रॉन डालने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी खुश हैं, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए E0 की वैल्यू Mn2 पॉजिटिव टू Mn नेगेटिव होती है, जबकि Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, समझना जरा। जबकि E0 की वैल्यू Mn अगर तुम्हारा 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इससे Mn2 पॉजिटिव की ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या है, मैंगनीज 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव में उसको हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल मिलेगी जो कि काफी स्टेबल होती है, यही रीजन उसमें लिखना होता है तुम्हारा, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। थर्ड वाला देखो, Cu+ आयन तुम्हारा जो होता है वो अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, Cu+2 में चला जाता है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। तो वही लिखा है ट्रांजिशन। दूसरा वाला देखो, E0 वैल्यू फॉर Mn2 पॉजिटिव टू M इज हाईली नेगेटिव बिकॉज Mn मेटल यानी कि मैग्नीज मेटल हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Mn2+ आयन, thus Mn metal is easily oxidized, जबकि Mn3 पॉजिटिव इज पॉजिटिव होती है बिकॉज Mn3+ आयन इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन एक ज्ञान करना, वही लिखा है, मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया, आप वो लिख सकते हो, वही सबसे बढ़िया है अपनी भाषा में, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। Cu2+ इज अनस्टेबल इन वाटर बिकॉज इज डिसप्रोपोर्शनेट इनटू Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, वही हाइड्रोजन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा होती है। वन शॉट लेक्चर देख लेना, ठीक है,
समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन था थर्ड वाला, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइड और। भैया ये तो याद करने वाली चीज थी, ठीक है। पायरोलुसाइड और होती है तो तुम्हारी MnO2, उससे तुम KMnO4 किस तरीके से बना सकते हो, वही जो भी MnO4 माइनस पढ़ रहे थे ना, मैं MnO4 माइनस जो रिएक्शन पढ़ी थी वही है ना, K लगा दो तो माइनस चार्ज हट जाता है, तो वही है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो तुम्हारा होता है KMnO4, वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है, बाई फ्यूजन ऑफ MnO2 जो कि पायरोलुसाइड और होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। उसके बाद कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं लाइक KNO3, जिससे कि पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है वो किसी न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में और हमें पर मैग्नेटाइन मिल जाता है। तो देखो MnO2 है तुम्हारा पायरोलुसाइड और यहाँ पे हमने क्या लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया सबसे पहले पोटेशियम मैग्नेट, क्या बन गया पोटेशियम मैग्नेट, एंड इसका कलर होता है ग्रीन। तो थोड़ा सा घुमा के तुमसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पायरोलुसाइड और है, उसको हमने ऐसे ऐसे किया, एक ग्रीन कलर का कुछ बना कंपाउंड, तो ग्रीन कलर का कंपाउंड कौन सा होगा, तो मैं याद आएगी ये रिएक्शन कहोगे, अच्छा पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। उसके बाद हमने क्या किया, एसिड लिया H2SO4 वगैरह कुछ लिया, ठीक है। तो एसिड में लिया तो ये बन गया MnO4 माइनस, ठीक है जी, MnO4 माइनस बन गया बस, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है ना, तो इधर K2 लगा दिया हमने तो चार्ज हटा दिया, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा है ऊपर तो इधर पे हमने K लगा दिया, ये समझ रहे हो। तो ऐसे भी लिख सकते हो पोटेशियम पर मैग्नेट, या डायरेक्ट मैग्नेट हम इस तरीके से आने को लिख सकते हैं, याद करने वाली चीज है। अगला देखो, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड 2, सल्फाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है SO4 माइनस में, भी मैंने करवाया था, ठीक। सेवेंथ वाला देखो, असर्शन है कॉपर इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या कॉपर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ना भैया, कॉपर तो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, जिंक नहीं होता ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रीजन क्या लिखा है, कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये बात सही है। कॉपर की जो ग्राउंड स्टेट में देखो 29 होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है आर्गन। अब इसमें क्या होता है ना, S में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और 10 इलेक्ट्रॉन D में चले जाते हैं ताकि D फुल्ली फिल्ड हो जाए, समझ गए। तो यहाँ पे D फुल्ली फिल्ड होती है ग्राउंड स्टेट में, फिर भी कॉपर तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, क्यों, क्योंकि कॉपर +2 में जब जाता है तो यहाँ पे 3D9 ये होता है। तो भैया असर्शन तुम्हारा गलत है, लेकिन रीजन जो तुम्हारा है यार ये सही है। तो जो भी ऑप्शन तुम्हें ऐसा मिले, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, उस पर आप टिक लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो तुम्हारे लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग कर पाना मुश्किल होता है, लगभग उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसा क्यों होता है, 2020 में पूछा गया था, सीधा सा एक वर्ड में आंसर, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो वही लिखा है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द चेंज इन द एटॉमिक आयनिक रेडियाई ऑफ दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, साइज भी लगभग सिमिलर ही होता है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर होती हैं और उनको अलग कर पाना मुश्किल होता है। 9 क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन आ गया, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स तुम्हारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है उनको हम, इसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्हें पता है N-1D और एक होती है NS, तो जो NS है और N-1D ये जो सेल्स हैं, इनकी जो एनर्जी लेवल होती है, डिफरेंस होता है जो एनर्जी लेवल में वो कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और यहाँ से भी, समझ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अगला क्या था, नेम द एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, जिंक से लेके स्कैंडियम से लेके जिंक, इसके बीच में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो ध्यान रखेंगे वो शो करता है तुम्हारा मैंगनीज जिसका सिंबल Mn होता है, +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसका मैंगनीज आंसर हो जाएगा। थर्ड है नेम द एलिमेंट विच शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन सीरीज की बात करी जा रही है, फर्स्ट सीरीज की, तो यहां पर तुम्हारा होता है, फर्स्ट सीरीज की बात करी जा रही है, +3 सिर्फ, जो तुम्हारा स्कैंडियम होता है 21, ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्यों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन से रिप्रेजेंट कर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे S से चले जाते हैं, S में आ जाते हैं, और 1 D में आ जाते हैं, हो गए 21 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम तुम्हारा जो होता है सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने पर, ये देख रहे हो तुम,
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, 3D में 0, 4s में 0, तो ये काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए ध्यान रखना। तो वही है, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट द एनर्जी n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल आर वेरी क्लोज एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैग्नीज स्कैंडियम। वही क्वेश्चन नंबर 10 देखो 2025 में पूछा गया था, ये एक नंबर में भी पूछ लेते हैं। बोला जा रहा था मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड, जो भी लिखा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ Cr3+। भैया मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है हमको Cr3 पॉजिटिव का, तो Cr3 पॉजिटिव, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दी थी क्रोमियम की, ठीक है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा दिए जाएं, देखो क्रोमियम की वजह से होती क्या है, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस जैसी होती है, 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है, S में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और D में 5 चले जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भगा दो तो एक S से चला जाएगा, 2 तुम्हारे D से चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो D में 3 है ना, तो N की वैल्यू होगी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है म्यू, इसका फॉर्मूला होता है n+2 अंडर रूट के अंदर यूनिट होती है bm। n की वैल्यू कितनी है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 + 2 bm, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 bm। अब अंडर रूट 15 bm की वैल्यू कैसे निकालोगे, भैया 15 है, 4 4 होता है 16 और 16 से जस्ट पहले 15, तो यानी कि 4 से जस्ट पास में जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा, जो कि है 3.87, ठीक है 3.87, तो दूसरा वाला इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3.87। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, डेस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट, हाउ डज द एसिडिफाइड। सबसे पहले तो पोटेशियम पर मैंगनेट तुम्हारा बनता कैसे है, तो देखो ये अभी तुम्हें बता चुका हूं मैं पहले शायद। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड और पायरोलुसाइड और होती है तो तुम्हारी MnO2 फ्यूजन होता है इसका, समझ रहे हो, KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, ठीक है। उससे क्या होता है, हमें डार्क ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट मिलता है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हो ये तुम K2MnO4, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और वहां से तुम्हें पर्पल कलर का पर मैग्नेट आयन मिल जाता है, या पोटेशियम पर मैग्नेट बोल लो, ठीक है, पोटेशियम पर KMnO4 ये बोल सकते हो। ये पर्पल कलर का होता है, ये तुम्हारा ग्रीन होता है, तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वही था, याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। मेन चीज़ तो ये है, आगे क्या बोला गया था, हाउ डज द एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन, यानी कि एसिड में, ठीक है, एसिडिफाइड MnO4-, ठीक है, वो भैया किस तरीके से रिएक्ट करेगा आयरन 2 के साथ, Fe2 पॉजिटिव के साथ, SO2 पॉजिटिव के साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो हमें पता है ये क्या कर देता है भैया, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो सबसे पहले तो हमने MnO4 वाली पूरी इक्वेशन लिख ली, ये मैं समझा चुका हूँ पहले कैसे आई है, प्रॉपर बैलेंसिंग वगैरह मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एसिडिक मीडियम में है सारे के सारे, यहाँ पर दिया गया था ना, एसिडिफाइड पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में, तो ये हमने मैंगनीज की लिख ली पूरी, और ये Fe की लिख लिया, Fe को प्लस Fe+2, आयरन 2 लिखा ना, Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe3+ में, प्रॉपर हमने बैलेंस कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, बता चुका हूँ मैं पहले, और दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया, ये पीछे ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है, वही सेम है। सेकेंड वाला पार्ट देख लो, SO2, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा ये पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, MnO4- बोल लो, मैग्नेट आयन होता है, ये तुम्हारा SO2 को SO4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसको जरा बैलेंस करने की कोशिश करो, एसिडिक मीडियम है, ध्यान रखना, इधर साइड ऑक्सीजन है 2, इधर साइड ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इधर जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर साइड ऑक्सीजन ज्यादा है, कितने 2, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, उधर 4 है, तो जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है, जितने ज्यादा है उसके 2 टाइम्स हम H+ ऐड करेंगे। तो इधर साइड राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन ज्यादा हैं, तो उसके 2 टाइम्स, 2 के 2 टाइम्स कितने हो गए 4, तो 4 H+ ऐड कर दिए और उसके आधे अपोजिट साइड में H2 ऐड कर दिए। उसके बाद तुम चार्ज यहाँ पे बैलेंस कर लो, इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड में 0 चार्ज है, इधर साइड कितना है 4 पॉजिटिव है, 2 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा +2 चार्ज है, +2 खत्म करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। अब दोनों को हमें ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया और 5 से नीचे कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। इधर भी 2 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर भी 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, सेम करना होता है तभी ऐड होते हैं। बाकी दोनों को ऐड कर दोगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। 1 शॉट लेक्चर देख लेना, अच्छे से समझाया हुआ था। अगला देखना ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है C2O4 2-, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड में 1 ही कार्बन है, तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो,
तो इधर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में देखो 2 ऑक्सीजन और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। चार्ज देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 माइनस चार्ज होगा, इधर 0 होगा, तो इधर हमें इक्वल करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो इधर साइड, ठीक है। बाकी वही सेम तरीका है भैया, दोनों को ऐड करना है, ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 5 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, कट जाएंगे और दोनों को तुम ऐड कर दो, आ जाएगी ओवरऑल। मतलब समझ लो ना ऐड वगैरह कैसे हो रही है। MnO4 2 माइनस है ना, 2 से मल्टीप्लाई हुआ इससे तो 2 MnO4 माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो 5 से मल्टीप्लाई करा C2O4 2 माइनस, तो आ गया तुम्हारा 5 C2O4 2 माइनस। H प्लस देखो 2 से मल्टीप्लाई है 2 8 जा 16, यहाँ पे कितने H प्लस है 16 H प्लस, इधर साइड देखना 5, इधर तो है ही नहीं खैर, तो 16 H प्लस आ गए यहाँ पर, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड वाला देखो 2 का मल्टीप्लाई हुआ Mn2 पॉजिटिव में 2 Mn2 पॉजिटिव आ गया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4 में 2 4 जा 8 H2O आ गए, इधर 5 का मल्टीप्लाई हुआ CO2 में तो 10 CO2 आ गए। इस तरीके से होता है प्रॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो KMnO4 तुम्हारा कलर्ड क्यों होता है। अब देखो जी बात कुछ ऐसी है, KMnO4 जो तुम्हारा है इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे मैग्नीज की तो कितनी निकलेगी, मान लो X है, K पे चार्ज होता है +1, ठीक है, ऑक्सीजन पे होता है -2 बट है 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो X इक्वल टू तुम्हारा आएगा +7 स्टेट में, ठीक है। मैग्नीज है तुम्हारा +7 स्टेट में, तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है तुम्हारा आर्गन 3d4s +7 स्टेट में है तुम्हारा ये, ठीक है। वैसे होता कितना है, S में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन D में होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 5 यहाँ से, 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो भैया यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं, 0 हो गए +7 स्टेट में, है ना। फिर ये कलर्ड क्यों होता है, तो इसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, ये ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। 1 नंबर में पूछ लिया जाता काफी बार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, 13 वाला देखो क्या है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ऑन अ ट्रांजिशन मेटल M एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है जी। M2 पॉजिटिव स्टेट में है कोई तुम्हारा एलिमेंट, ठीक है, जिसकी D4 कन्फिगरेशन है, ठीक है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और Q में क्या दिया गया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर M, ये क्रिस्टल फील्ड दिया गया है। अब पूछा क्या गया है सर, वो देखना है यहाँ पर, पूछा गया है इन Mn, इन होगा कि इज होगा, इज यहाँ पे इज होगा, इज M2 प्लस आयन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर। M2 पॉजिटिव तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग होगा या फिर रिड्यूसिंग होगा, बताओ जी क्या होगा जी। अभी हम देख के बताते हैं भाई साहब। देखो नीचे 3 इलेक्ट्रॉन है, T2Z है, ये तुम्हारी T2Z है, ये हाफ फिल्ड है, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा है वो ऊपर चला गया एक, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पर M2 पॉजिटिव है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा, कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो हम इसको भगा देते हैं। भगा क्यों रहा है, ताकि सिर्फ T2Z हाफ फील्ड बचे, ये तो एक फालतू में बैठा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ये भगाना चाहेगा, बहुत आसानी से भगा देगा। यानी कि खुद का क्या कर रहा है, ये खुद का तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है साहब, तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, बोले तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो भाई साहब समझ में आ रही है बात। तो ये तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है, ये इसको आसानी से भगा देगा, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, है ना। खुद का ऑक्सीडेशन क्यों कर रहा है, कुछ तो लालच होगा भैया, बिना लालच के तो कोई कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि T2Z हाफ फील्ड और वाइटल बचेगी, समझ गए, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर का होगा, रिड्यूसिंग। आइडेंटिफाई द मेटल लाइन, मेटल लाइन ये कौन सा होगा भाई साहब, कोई भी मेटल है M, ठीक है, चार्ज है इस पे 2 पॉजिटिव, ठीक है, और इसके D में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे है कुछ आर्गन, मान लो 3d4 4s 0, ओके। अब तुम जरा दिमाग लगाना यहाँ पर, यार यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं साहब, 2 इलेक्ट्रॉन, एक D से गया है, एक S से गया है, समझ रहे हो बात को, एक D से गया होगा, एक S से गया होगा, ठीक है, नहीं तो फिर S से ही दोनों चले जाते, एक इससे जाता। तो भैया ऐसा कौन सा हो सकता है, मैंने कहा ये तो क्रोमियम लग रहा है मेरे को, क्रोमियम लग रहा है, क्यों लग रहा है क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम का ही होता है ऐसा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गन, और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और S में तुम्हारे 1 होता है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकलता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है S से, और सेकंड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकलता है फिर D से, और वैसे इसमें हो रहा है भाई साहब, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला 0 हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, कह रहे हो कि भैया 3 भी तो निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना सोच के। मैंने कहा पक्का ये तो भैया तो क्या होगा मेटल लाइन, Cr+2 क्रोमियम होगा,
आराम से ठंडे दिमाग से सोचना। भाई साहब मैं तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम तुम लोगों के पास है नहीं। आई उम्मीद करता हूँ वन शॉट लेक्चर देखा होगा, नहीं तो लाइव क्लासेस में भैया ये बड़े आराम से फील लेते हुए पढ़ते हैं सारी चीज़। यहाँ तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है यूट्यूब पे, नहीं तो मेरा तो स्टाइल अलग ही है पढ़ाने का, बड़े प्यार से फील दिला के पढ़ाते हैं। तो पहले वाले का वही रीज़न लिखा गया, आप पढ़ लेना, मैंने समझाया जो। और दूसरे वाले में वही है Cr2 पॉजिटिव, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, 2023 में पूछा गया था, असरसन दिया गया जिंक एंड हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। इसका रीजन क्या होता है बताइए, इसका रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है? रीजन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो सेम होता है लगभग, और किसकी वजह से होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसमें रीजन क्या लिखा है? बोथ जिंक एंड हॉफनियम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। यार देखो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका प्रॉपर रीजन नहीं है भाई साहब, प्रॉपर रीजन नहीं है। रीजन ये होता है ऑलमोस्ट सेम रेडियाई। रेडियाई क्यों होती है? रीजन इसका होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगभग इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो सेम होती है, ठीक है। बट इसमें रीजन क्या लिखा है? इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अरे वो तो इसकी वजह से होता है ना, वो तो सेम लगभग सेम एटॉमिक रेडियाई होती है जिसकी वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। बट इसका ये रीजन थोड़ी ना है, वो तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहां पे हम ले आते जो भी ऑप्शन होगा, असर्शन एंड रीजन। स्टेटमेंट दोनों सही है, बोथ आर ट्रू, बट जो तुम्हारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। जो सा भी उस पर टिक लगा देना। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन पहले का रीजन ये नहीं है। रीजन अगर यहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखा होता तब रीजन सही होता। देखो भैया क्वेश्चन आ गया ये MnO2 फ्यूज्ड वाला। इस तरीके के देखो दो क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चन, और इसी तरीके का 2025 में भी पूछा गया था थोड़ा सा अलग। तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। देखो व्हेन MnO2 याद आया, पायरोलुसाइट और अभी बताया था प्रिपरेशन में भाई साहब, हाँ जी वही आ गया। पायरोलुसाइट और MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3। कुछ याद आ रहा है? अगर प्रिपरेशन पढ़ रखी होगी, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था तो थोड़ा दिमाग में आया होगा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गिव अ डार्क ग्रीन कंपाउंड। याद करो, अभी बताया था डार्क ग्रीन कंपाउंड कौन सा मिलना था, प्रिपरेशन बताया था ना अभी, K2MnO4 या फिर MnO4 2- बोल दो, ये है भैया, ठीक है समझ गए। तो हमें यही बताना था ए क्या होगा। ए तुम्हारा होगा K2MnO4, ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड ए मिलेगा हमें, डार्क ग्रीन कंपाउंड ए। फिर लिखा है कंपाउंड ए डिसप्रोपोर्शनेट, ये भी बताया था डिसप्रोपोर्शनेट होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और हमें एक पर्पल कंपाउंड देता है बी। पर्पल कंपाउंड कौन होता है हमारा? वही मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट बोल लो या मैग्नेट बोल लो, KMnO4 या MnO4- बोल लो। तो यही तुम्हारा पर्पल कलर का होता है, तो ये तुम्हारा बी हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बी हमको मिला होगा। आगे क्या लिखा है? एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइजेस Ki। ये जो बी है तुम्हारा KMnO4, ये जो तुम्हारा KMnO4 है, ठीक है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइज करता है Ki को, पोटेशियम आयोडाइड को, किसमें? कंपाउंड सी में करता है। तो देखो जो तुम्हारा I- होता है ना, जरा समझना, जो तुम्हारा I- होता है ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में। बट यहां पर क्या है तुम्हारा K है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो एक चीज और दी गई थी, एक सेकंड, लिखा है एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी। एल्कलाइन मीडियम की बात हो रही है, तो ये तो समझ गए, ये होगा बी होगा तुम्हारा ये एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है साहब। एल्कलाइन मीडियम में जो कंपाउंड बी बना होगा ये, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करता है Ki को कंपाउंड सी में, ठीक है जी, ओके। तो देखो I- को ना एल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट होता है तुम्हारा IO3 में, ठीक है, IO3 में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर I- की जगह यहाँ पर Ki है यहाँ पर, ठीक है, Ki लिखा गया ना, कोई बात नहीं। तो Ki कैसे में हो जाएगा? ये हो जाएगा KiO3, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड सी, इसमें करेगा, ठीक है। आगे वेयर एज एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन, अब एसिडिक मीडियम आ गया, ऑफ कंपाउंड बी। ये जो कंपाउंड बी है ना, अभी अल्कलाइन मीडियम में लिया था हमने, पूरा इसके इक्वेशन होता है प्रॉपर बैलेंस करके, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पता होगा आपको बेसिक्स। तो ये जो तुम्हारा पर्पल कलर का कंपाउंड बी मिला था तुम्हें, इस बार एसिडिक मीडियम में लिया,
ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो वो KI को किसी D में कन्वर्ट करता है कंपाउंड में, तो वो D कौन सा होगा? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो तुम्हारा I माइनस होता है ये I2 में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम, और एल्कलाइन मीडियम में I माइनस IO3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके, तो हमें वही बताना था A कौन होगा, B कौन होगा, C कौन होगा, साहब D कौन होगा। I माइनस तो देखो I2 में ही कन्वर्ट होगा, तो ये तुम्हारा D हो जाएगा, मतलब A तुम्हारा होगा ये K2MnO4 और B तुम्हारा होगा ये पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का, ठीक है, और C तुम्हारा होगा KiO3 और D होगा I2। ठीक है, ये भैया बेसिक जिसको क्लियर होगा समझ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो वही है। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ 2025 में भी पूछ लिया गया था। ठीक है, वही है, थोड़ा सा अलग, ये तुमने पढ़ रखा है वन शॉट लेक्चर में, ये 2025 में पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम। प्रिपरेशन वगैरह तुम ध्यान रखना इस चैप्टर में, क्वेश्चन आता देखो यहाँ पे बोला जा रहा है FeCr2O4 फ्यूज होता है Na2CO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये तुम्हें एक येलो कलर का सॉल्यूशन देता है ऑफ कंपाउंड ए। अब जिसने प्रिपरेशन पढ़ रखी होगी उसके दिमाग में आ जाएगा येलो कलर का, भैया ये बात है येलो कलर का क्या मिलता है यहाँ पर, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट मिलता है तुम्हें येलो कलर का, समझ गए। तो ये कंपाउंड ए जो तुम्हें मिला होगा वो ये मिला होगा तुम्हें। ठीक है, ये वही सारी बात लिखी गई जो वहां पे क्वेश्चन में लिखी गई, तुमने पढ़ रखा है। कंपाउंड ए ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स कंपाउंड बी, इसका जब एसिडिफिकेशन करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह लेते हैं तो हमें कंपाउंड बी मिलता है फिर, तो वो कभी तुमने रिएक्शन पढ़ रखी है। ठीक है, तो हमें उसमें क्या मिलता है, सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है, और ये भी इसमें गिव्स कंपाउंड बी। ठीक है, कंपाउंड भी हमारा यही होता है Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद KCl फॉर्म्स ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड C, तो C तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको जब तुम क्या करते हो, जो ये कंपाउंड B है ये तुम्हारा A है, ठीक है सी, तो इस B को तुम रिएक्ट करवाओगे KCl के साथ तो तुम्हें एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिलेगा C, कौन होगा वो, ऑब्वियसली सोडियम हट के पोटेशियम आ जाएगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर होता है ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स हमको मिलते हैं। समझ रहे हो, ये सारी रिएक्शन प्रिपरेशन में तुमने पढ़ रखी है एक एक स्टेप, तो यहाँ से ये तुमसे पूछा जा सकता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कंपाउंड C। ओके, आगे क्या लिखा है, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन कंपाउंड C, ये जो C है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड को किसी D कंपाउंड में। अरे यार, तो फिर यहाँ पे भी वही है, I माइनस को I2 में, यहाँ पे भी I2 ही मिलता है हमें। ठीक है, तो वही हमें करना है आइडेंटिफाई A B C एंड D, तो यहाँ पे D वाला तुम्हारा ये हो जाएगा, समझ गए। तो प्रिपरेशन है जो ये तुम्हारी, ये ध्यान रखना, इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ट्रांजिशन मेटल्स आर नॉन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन मैंने ये लिया नहीं है बट तुम्हें पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, हो सकता है सीधा लिखा मिल जाए तुम्हें ठीक है, तो इसमें तो क्या पूछा गया, ट्रांजिशन मेटल्स आर नॉन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड मेक्स द ट्रांजिशन मेटल, हार्ड बना देते हैं उसको और ज्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है नीचे तुम कमेंट में लिख देना। ठीक है, पढ़ जरूर लेना इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, मैं नहीं बताने वाला, वन शॉट में पढ़ा रखा है सारा चीज। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत तो पता ही होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जो तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे जो तुम्हारे कार्बन सल्फर इनके एटम्स आके बैठ जाते हैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है, हार्ड हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्रॉपर्टीज इसकी। असर्शन दिया गया है, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, इन जिंक 3d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन, बिल्कुल सही, तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे, ए एंड आर इज ट्रू। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, फर्स्ट वाली ऑप्शन आई थिंक आपको मिलता है इसमें, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ही सही है। पता ये तो तुम्हारा जिंक होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन आता है, 3d फुल्ली फिल्ड होता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिंक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन f से भाग जाते हैं, 3d तुम्हारा तब भी फुल्ली फिल्ड है, इसलिए तुम्हारा जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। 19th क्वेश्चन देखो, वाई आर फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर स्टेबल, जो तुम्हारे फ्लोराइड्स होते हैं वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट
पर ही स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड्स का पहला रीजन तो ये होगा स्मॉल साइज होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा होती है। 100 लेक्चर देखना, अच्छे से समझा रखा है इसलिए, ठीक है। इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही स्टेबल होते हैं ये फ्लोराइड्स, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ है, खूब सारे खींच लेते हैं। दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेसेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भैया अट्रैक्शन कौन फील करता है? जो भैया पैरामैग्नेटिक होता है, जो पैरामैग्नेटिक होता है वो भैया अट्रैक्शन फील करता है जब मैग्नेटिक फील्ड में उसको ले जाया जाता है। और पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन, कौन अट्रैक्शन फील करेगा? पहला है तुम्हारा CO2 पॉजिटिव, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मनफी को 27 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा इसका? आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस में, 20 हो गया, 7 के लिए डी में 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कोबाल्ट है किस स्टेट में? 2 पॉजिटिव में, तो 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो, गए एस में आ गए 0। डी ऑर्बिटल बनाओ, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन की वैल्यू कितनी है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। वहीं जैसे कि तुम कुछ भी ले लो, जिंक 2 पॉजिटिव ले लो, Zn2 पॉजिटिव में एक भी तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। टाइटेनियम वगैरह भी ले लो, जैसे कि टाइटेनियम का तुम्हारा होता है एटॉमिक नंबर होता है 22 टाइटेनियम का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? आर्गन से 18 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए एस में, कितने हो गए? 20, 2 चले गए डी में। टाइटेनियम है किस स्टेट में? +4 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से उड़ गए, 2 डी में उड़ गए, 0 0 बचे। यहाँ पे भी तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? CO2 पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अट्रैक्शन फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। थर्ड में क्या बोला गया? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन दैट ऑफ 3D। मतलब 5D सीरीज जो होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भैया 5D सीरीज में ना, वही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रखा है ना तुमने, जो तुम्हारी f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं 4f के, वो भैया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में भैया बहुत एनर्जी लगती है, ये रीजन है। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उससे ज्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग होती है और डी से ज्यादा f की होती है पुअर शील्डिंग, तो वही यहाँ पे रीजन लिखा गया है। सेकंड वाले में तो देखो CO2 पॉजिटिव वजह बताई, थर्ड का देखो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज हैव इंटरवेनिंग 4f ऑर्बिटल आ जाती है और इसकी बहुत पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है कस के, और ये उसको बचा भी नहीं पाता है आउटर सबशेल को। देयर इज ग्रेटर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखता है, और ये 4f वाले कुछ नहीं कर पाते, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f electrons, hence first ionization energy of 5D series of transition elements are higher than of 3D and 4D। 20 क्वेश्चन देखो NCERT एग्जाम्पलर का है, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड, बिल्कुल सही बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। आइडेंटिफाई द कन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? सेकंड वाले में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। अगला देखो भैया 2025 में पूछा गया था और एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन भी है। बोला जा रहा है E0 M2 पॉजिटिव टू M वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, यानी कि ये बोला जा रहा है जो E0 की वैल्यू है तुम्हारा Cu2 पॉजिटिव से Cu, ये वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होती है, पॉजिटिव है इसमें। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? क्योंकि भैया Cu2 प्लस से Cu में जाना चाहता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि जो Cu2 प्लस तुम्हारा बना है ना, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर आयोनाइजेशन बहुत लग जाता है, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है बाद में एनर्जी जो हमें वापस मिलती है वो उतनी ज़्यादा मिल नहीं पाती है एनर्जी, इसलिए ये लॉस में रहता है। तुम सोचो ना, तुमने कोई बिजनेस किया, तुम लॉस में ही ज़्यादा जा रहे हो, बड़ा लॉस हो गया, मिला कम, तो तुम कहोगे हम तो पहली ज़िंदगी जा रहे वही बढ़िया है, यहाँ तो बहुत लॉस हो गया। यही कॉपर की हालत होती है, इसलिए 2 प्लस से वो जीरो में जाना चाहता है कॉपर, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है
ई नॉट की जो वैल्यू होती है ना, M2 पॉजिटिव 2m किसी भी मेटल की, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एनर्जी लगानी पड़ रही है ना, सॉलिड है उसको गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लगाई हमने। उसके बाद हमने उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी ताकि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आगे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले खूब सारी एनर्जी देके। फिर हमने उसको पानी में डाल दिया, हाइड्रोजन एंथैल्पी निकली। हाइड्रोजन एंथैल्पी उतनी ज्यादा हमें मिली नहीं, एनर्जी लग ज्यादा गई, तो वही लिखा है कॉपर हैज हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। वापस जो एनर्जी मिली वो कम मिल रही है हमें। इट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड इज नॉट कंपनसेटेड, मतलब जितना लगा उतना मिला नहीं, इसलिए कॉपर कहता हम तो भैया 0 में जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर दिस फॉलोइंग। वही बात बोल दी कि इसमें जो भी मैंने बोली थी, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो तुम्हारा होता है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारा आ जाती है 5F, ठीक है। 5F का जो सील्डिंग इफेक्ट होता है ये ज्यादा खराब होता है, मोर पुअरर देन लैंथेनॉइड में क्या आता है तुम्हारी 4F ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारी 5F सब शेल आ जाती है, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बहुत ज्यादा पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है लैंथेनॉइड में भी। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उसमें भी 4F आता है, उसमें भी पुअर सील्डिंग होता है, लेकिन एक्टिनॉइड के केस में 5F आता है, इसका और भी ज्यादा खराब होता है सील्डिंग इफेक्ट, इसलिए ये रीजन होता है। और ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। क्यों कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भैया डी ट्रांजिशन करते हैं, डी ट्रांजिशन होता है तो भैया कलर शो करते हैं, ठीक है जी। 23 क्वेश्चन देखो, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसमें होगा 3D सीरीज में? स्कैंडियम से जिंक के बीच में किसका होगा बताओ जी? मेरे अकॉर्डिंग जिंक का होगा। जिंक का क्यों होगा भैया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो ना, एक भी तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरा देखो, व्हाई डू मेटल ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सेकंड एंड थर्ड जो तुम्हारी सीरीज है उसमें ज्यादा एंथैल्पी क्यों लगती है एटमाइजेशन में? तो रीजन देख लो, यहां पर लिख रखा है दोनों का। सेकंड वाले का स्ट्रॉन्गर मेटलिक बॉन्डिंग इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, ड्यू टू वेटर ऑफ। पहला रीजन तो ये है। इसका मेन तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे देखा जाए तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा और आ जाता है उसमें, ठीक है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट जिसकी पुअर। देखो फिर से पढ़ो, द स्ट्रॉन्गर मेटलिक बॉन्डिंग इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स, ठीक है, ड्यू टू वेटर ओवरलैप। पहली चीज स्ट्रॉन्गर मेटलिक बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से। और दूसरा रीजन क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन कंपेयर्ड टू द फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और आ जाता है नीचे सीरीज में 4D 5D में, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें और ज्यादा एंथैल्पी और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। लगानी 3D वाले में भी पड़ती है, लेकिन 3D वाले में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है। नीचे जाते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, और नीचे जाओगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, वो और ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। ये रीजन होता है। थर्ड क्या है? वाई आर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई। जिंक हमारा ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ध्यान रखना। फर्स्ट वाले का आंसर मैंने क्या बताया था? जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तुम्हारा कम होगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड में क्या बोला जा रहा है? जनरली जो तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है ट्रांजिशन मेटल्स का वो हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेटलिक बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी तुम्हें लगानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल कौन सा होगा? मैं बोल रहा हूँ सॉफ्ट मेटल तुम्हारा जिंक होगा। भैया जिंक क्यों होगा? जिंक इसलिए होगा क्योंकि जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। और जो तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटलिक बॉन्डिंग होती है, और मेटलिक बॉन्डिंग हो रही है तो फिर वो तो हार्ड होगा। जिंक ऐसा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो सॉफ्ट है इसलिए। अगला देखो, सिल्वर एटम जो तुम्हारा होता है, अच्छा जी, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में सिल्वर का कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा? इज देन इट इज स्टिल कंसीडर टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है जो तुम्हारा सिल्वर है ना, ग्राउंड स्टेट में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है, फिर भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? जस्टिफाई करो इसको। आसान से रीजन है,
ग्राउंड स्टेट में फुल्ली फिल्ड होता है, लेकिन उसका एक जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सिल्वर का, उसमें फुल्ली फिल्ड नहीं होता है। दो कंडीशन थी, पहली या तो ग्राउंड स्टेट में तुम्हारा फुल्ली फिल्ड ना हो डी ऑर्बिटल, या फिर किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम्हारा फुल्ली फिल्ड ना हो, तब भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट मान लेते थे। तो सिल्वर का ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, लेकिन एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी है जिसमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लिख के बता देता हूं, देखो तुम्हारा जो सिल्वर होता ना, ये होता है 47 AZ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो कुछ ये निकल के आता है, क्रिप्टॉन 4d10 5s1। डी ऑर्बिटल देखो फुल्ली फिल्ड है भैया, फुल्ली फिल्ड है बड़ी खराब बात है, फुल्ली फिल्ड है तो अभी तो हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। मैंने कहा जो AZ है ना, ये AZ+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भगा दो तो एक इलेक्ट्रॉन किससे भग जाएगा, S से भग जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4d10। भैया अभी भी फुल्ली फिल्ड है, 4d देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, पूरे के पूरे डी भरी हुई है। मैंने कहा बात तो सही है, अभी भी फुल्ली फिल्ड है, लेकिन रुक जाओ, सिल्वर होता है ना, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, समझो बात को, एक इलेक्ट्रॉन S से भगेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन D से भग जाएगा, तो यहाँ पे 4d में आ जाएंगे 9 5s1। अब देख लो, अब डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं है, भले ही ग्राउंड स्टेट में और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इसकी, लेकिन एक ऑक्सीडेशन स्टेट में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। इस बेसिस पर सिल्वर जो तुम्हारा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन 25 बोला था, एक क्वेश्चन ज्यादा आ गया, ये कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ा रखी होगी, यूं बता दोगे दोस्त। क्वेश्चन देखो क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब E0 M2M M2 से M फॉर 3 मेटल्स X Y एंड Z आर एस फॉलोस। X के लिए वैल्यू है -1.18, Y के लिए है इतनी, Z के लिए इतनी। पूछा क्या गया है, विच मेटल आउट ऑफ X Y Z विल बी मोस्ट स्टेबल इन M2 स्टेट, मतलब M2 पॉजिटिव में कौन स्टेबल होगा। अब समझना जरा, सो E0 की वैल्यू दी गई ना, M2 पॉजिटिव M, E0 की वैल्यू तुम्हें बता क्या रही है, E0 की वैल्यू जिसकी बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, ज्यादा होने का मतलब होगा कि जो मेटल है वो 2 पॉजिटिव से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहती है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। समझ रहे हैं बात को, इसकी वैल्यू मैथमेटिकली ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेटल है, समझना जरा, अगर कोई मेटल है वो 2 पॉजिटिव में स्टेबल है भैया, बड़ा खुशी है, बड़ा स्टेबल है, तो वो क्या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। नहीं जाना चाहेगा तो उसकी E0 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रही है, कम हो जाएगी। भाई नहीं यार, हम तो 2 पॉजिटिव में बड़े खुश हैं। तो यही बोला जा रहा है कि M2 पॉजिटिव स्टेट में इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जिसकी E0 की वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो माइनस में वैल्यूज दी गई हैं, है ना, तो माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी मैथमेटिकली कम होगी। समझ रहे हैं ना, एक बंदा है जिसके पास 10 रुपए का उधार है, दूसरा है जिसके पास 50 रुपए का उधार है, तो 50 रुपए का उधार है वो ये ज्यादा कर्जे में है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा है ना। तो वैसे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैथमेटिकली देखो सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू है X की। E0 की वैल्यू सबसे कम है भैया X की, X की E0 की वैल्यू सबसे कम है, यानी कि ये पक्का, ये जो X है, X एलिमेंट है, ये भैया M2 पॉजिटिव से M में नहीं जाना चाहता है, ये तो M2 पॉजिटिव में बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा M2 पॉजिटिव स्टेट में, X वाला, क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू सबसे कम है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत खुश है, आनंदित है। ठीक है, तो वही लिखा है, मेटल X इज मोर स्टेबल इन द M2 पॉजिटिव स्टेट बिकॉज इट हैज द मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि सबसे कम वैल्यू इसकी है, इंडिकेटिंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी अगेंस्ट रिडक्शन। ये रिडक्शन नहीं करना चाह रहा, ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाह रहा, ये कह रहा हम तो 2 पॉजिटिव में मस्त हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी और भी बेसिक्स जितनी भी चीजें पढ़ लेना भैया, ठीक है, जितने मेरे से क्वेश्चन हो सके इंपॉर्टेंट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। 1 शॉट लेक्चर जरूर देख लेना आप, ठीक है, D&F ब्लॉक एलिमेंट का। एंड इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कहीं छोटी मोटी गलती हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अनइंटेंशनली काफी बार गलती हो जाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।